अच्छा, आज हम लोग जो पेपर करेंगे दैट इज अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 2 वेरिएंट 1। अच्छा, ये जो कल हमने जो पेपर किया था दैट वाज स्पेसिमेन पेपर था, वो हमारा न्यू पैटर्न के हिसाब से था। दैट वाज ऑफ 80 मार्क्स और 1 आवर 45 मिनट्स। ये ओल्ड पैटर्न के हिसाब से है। अब इसके 75 मार्क्स हैं। अब हमें जो है ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक चाहिए ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो हम पुराने ईयर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, बट आपने माइंड में ये रखना है कि अब आपका जो पेपर आएगा वो 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। ठीक है, 30 मिनट्स का नहीं, 1 आवर 30 मिनट्स का नहीं है, और वो 80 मार्क्स का होगा। पहले पेपर में एक क्वेश्चन की चॉइस होती थी नीचे सेक्शन बी में। अब जो आपके पास पेपर आएगा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेक्शन बी में आंसर 3 क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलें स्टार्ट करें। Okay, the diagram shows part of the periodic table. Answer the following question using only the symbols of the elements in the diagram. Each symbol may be used once, more than once, or not at all. कल भी ये बात हुई थी कि ये वाली चीज जो होती है वो हमेशा सेम होती है, that each symbol may be used once, more than once, or not at all. बट स्टिल इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, कल को चेंज कर दे। वैसे करा तो नहीं आज तक चेंज इसने। Now he's saying give the symbols of the element that is a catalyst in the hydrogenation of alkenes. एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन में जब हम मार्जरीन मेकिंग वाला जो रिएक्शन है जिसमें एल्कीन से एल्केन बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज निकल। ठीक है, साथ में हम हीट भी करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेल्सियस। तो निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये याद रखना पड़ेगा। जितने भी कैटलिस्ट, जितने भी रिएक्शंस हमारे पास हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज हुआ है उसको एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लेना एक साथ। मैं बता भी देता हूँ, बाद में इसको आराम से लिख भी लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स है, उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स है जिसमें एल्कीन से अल्कोहल्स बनाते हैं, तो उसमें कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। उसके अलावा एक एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन है हमारे पास जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं, तो उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। सिमिलरली हेबर प्रोसेस में जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाता है, उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो उसमें वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। आयशा स्क्रीन कहाँ स्टक हुई हुई है? मैं लिख नहीं रहा इसमें, मतलब ये मैंने आपको सिर्फ ओरल बता रहा था। पहले डाउन कर लेंगे, अभी बार बार बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे बार बार कैटलिस्ट वाले। अच्छा, पार्ट बी में इज सेइंग इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ऑक्साइड डिसॉल्व इन क्रायोलाइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हमने दो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की है। वन इज आयरन, Fe2O3 में से हेमाटाइट ओर में से आयरन को, आयरन आइंस को रिड्यूस करवा के आयरन मेटल बनाते हैं, एंड दैट एक्सट्रैक्शन इज डन बाय कोक या सिंपली हीटिंग इट विद कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। Another metals extraction was aluminium। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम आयन को रिड्यूस करा के एल्यूमिनियम मेटल बनाते हैं, एंड दैट एक्सट्रैक्शन वाज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें हम लोगों ने क्रायोलाइट डाला था टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बस ये आपसे ये पूछ रहा है कि विच मेटल ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट हम किस में डालते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डालते हैं। तो इज टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम मेटल। सल्फर डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड वाले रिएक्शन में एक रिएक्शन आपने पढ़ा था ना सल्फ्यूरिक एसिड में, इन विच सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज वेनेडियम 5 ऑक्साइड, V2O5। इन कैटलिस्ट, सारे कैटलिस्ट वाले रिएक्शंस को एक जगह पे लिस्ट
डाउन कर लो, मैं कर भी दूंगा। अभी बार बार कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो कहीं ना कहीं हम कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज सेइंग इज अ मेटल बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो कॉपर के नीचे कौन कौन से मेटल्स आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम में से आउट ऑफ दीज वी आर ओनली गिवन सिल्वर मेटल, सिंबल तो सिल्वर हो जाएगा ये Ag, राइट? अच्छा, इज अ गैस यूज्ड इन वेल्डिंग। अब देखो ये आप कहाँ पढ़ोगे? केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन गैस के यूजेस में आपको ये चीज मिल जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, ऑक्सीजन जो है वो यूज होती है इन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाने के लिए। बस आपने ये याद रखना है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं मेटल्स की तो उसमें ऑक्सीजन गैस यूज होती है। ऑक्सीजन इज द गैस दैट इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन बनाता है? दैट इज ऑक्सीजन। ओ सिंबल लिखना है बस आपने। कहाँ से मिलेगी ये इंफॉर्मेशन? इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट कह रहा है फॉर्म्स आयन विद अ चार्ज ऑफ -1। -1 चार्ज कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? ग्रुप 7। जैसे ग्रुप 1 +1 चार्ज बनाता है, ग्रुप 2 मेटल्स दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ +2, ग्रुप 3 मेटल्स दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ +3, ग्रुप 5 -3 चार्ज बनाते हैं, ग्रुप 6 -2 और ग्रुप 7 -1। तो ग्रुप 7 का एलिमेंट हमें कौन सा गिवन है? दैट इज क्लोरीन। तो -1 चार्ज कौन बनाएगा इसमें? क्लोरीन एटम, क्लोराइड आएंगे। चलें आगे बढ़े। Next question is carbon dioxide is a gas at room temperature. Draw a dot and cross diagram to show the arrangement of electrons in a carbon dioxide molecule. Show only the outer shell electrons. अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो बनेगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग वाली बनेगी। किस तरह से पता लगेगा? देखो जब भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्डेड होते हैं तो दे मेक अ कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत आसान सी चीज है, इसको रिकॉल कर लेना। आयनिक बॉन्डिंग कैसे पता लगेगा कि किसी भी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है? जब हमारे पास बॉन्डेड मेटल्स में से या तो कोई मेटल ग्रुप 1, 2 ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 या ग्रुप 4 में से लेड और टिन हो, if any metal from these groups is bonded with either of group 5, group 6 or group 7 element, then such a bond is an ionic bond. Covalent bond कब बनता है? When non-metals are bonded together. Any atom from group 4, group 5, group 6, group 7 or hydrogen. If any of these group elements are bonded together, they form a covalent bond. और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक रूल क्या याद रखना है कि कोई भी एटम, एनी एटम, वो कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। All group 4 elements, they have 4 electrons in their outermost shell. They need 4 more electrons. So group 4 elements, they make 4 covalent bonds. Group 5 elements, they have 5 electrons in their outermost shell. So they need 3 more electrons. So they make 3 covalent bonds. Group 5 elements, they always make 3 covalent bonds. Group 6 elements, they make 2 covalent bonds. Similarly, group 7 elements, they make 1 covalent bond. And hydrogen makes 1 covalent bond. Up, he is saying to form a bonding of carbon dioxide. Carbon dioxide may we have in a molecule of, first of all, it would be a covalent bonding because carbon is from group 4 and oxygen is from group 6. Both are non-metals, so the non-metals should make covalent bond.
carbon will make 4 covalent bonds and we have 1 carbon atom, and each oxygen atom will make 2 covalent bonds. कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग किस तरह से बनाई है हमने, दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा. फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड मेड 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग फ्रॉम ईच एटम ना. एक जो डंडी बनाई है ना, उसके लिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होगा, दूसरे बॉन्ड के लिए, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिर हम क्रॉस से बना रहे हैं. फॉर ईच कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. ऑक्सीजन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ग्रुप 6 का है ना, तो 2 तो शेयरिंग पे लग जाएंगे विद कार्बन और बाकी 2 एज अ लोन पेयर बनेंगे. सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लग जाएंगे, रेस्ट ऑफ द अदर 4 इलेक्ट्रॉन वुड बी एज अ लोन पेयर. दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब देखो आपको कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कोवलेंट मॉलिक्यूल की बनाने के लिए आ सकती है. हम लोग एक लिस्ट लिखते थे जिसमें हम कहते थे देखो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला तो आप नाम सुन के बना लोगे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स का आप फॉर्मूला बना नहीं सकते हो, वो आपको याद करना पड़ता है. जैसे अमोनिया, अब अमोनिया में तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं सुनाई दे रहे ना, तो ये आपको याद रखना पड़ता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3. इसकी बॉन्डिंग आ सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, और मीथेन, इथेन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े, एल्कीन, एल्कीन, अल्कोहल. सिमिलरली आपके पास इथीन हो गया, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस Cl2, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन सॉलिड. इन सब की कोवलेंट बॉन्डिंग आपको बनानी आनी चाहिए. क्लियर है. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम सबकी कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकते. तो जो आपने कोवलेंट बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था उसमें जितनी भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हमने बनाई थी वही बार बार आ रही होती हैं, तो मेक श्योर उसको एक बार रिवाइज कर लेना. चले आगे. अभी कार्बन डाइऑक्साइड की कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी थी. अच्छा, अगर आप लोगों ने इस डायग्राम को कोवलेंट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इस तरह से प्रैक्टिस की हुई है, ऑर्बिटल्स बनाने वाली, ऐसे शेल्स बनाने वाली, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. और डबल बॉन्ड दिखाने के लिए इस डायग्राम में आपने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का दिखाया और एक ऑक्सीजन का, तो दिस इज वन शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद सेकंड शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आप एक और डॉट और क्रॉस दिखाओगे. अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बाकी के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और दिखाओ ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर आप बाकी के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाओगे ना जो एज अ लोन पेयर है, तो आपका मार्क कट जाएगा. तो आपने लोन पेयर भी दिखाने हैं और शेड पेयर्स भी दिखाने हैं सारे. इनर शेल दिखाने की जरूरत नहीं है, हमेशा आउटर शेल ही दिखाने होते हैं. तो क्वेश्चन में वो कह भी देता है शो ओनली दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. अमोनिया की बॉन्डिंग कहता है हमजा, अमोनियम आयन की बॉन्डिंग आपको बनाने के लिए नहीं कहेगा. अगर अमोनिया वाटर में है तो दैट वुड बिकम अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव वन. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में ही दिखाए जाते हैं सब. अगर आप 2 डॉट और 2 क्रॉस एक साथ बना दोगे ना तो बात समझ ही नहीं आएगी. देखो अभी मैंने ये डिफाइन नहीं किया है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस में है या कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बनाया है, लेकिन ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है ना. जब ऑक्सीजन के आउटर शेल में क्रॉसेस दिखाएं तो दिस सजेस्ट दैट electrons of oxygen shown from the cross and the electrons of carbon are shown from the dot. ठीक है, वो खुद ही एक्सप्लेनेशन में चली जाएगी बात. हाँ, ये जरूरी है. अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों पहले डॉट डॉट दिखा दूं और फिर दोनों क्रॉस क्रॉस दिखा दूं तो वो गलत हो जाएगा. डॉट क्रॉस ताकि एक बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा शेड पेयर के, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, वो लोग आपस में बॉन्ड बना रहे हैं. अगर डॉट डॉट बनाओगे तो वो बात गलत है, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करती है और वो चीज हमारे पास सिलेबस में है नहीं है. क्लियर.
फायजा हम लोग पेपर कर रहे हैं नवंबर 2022, पेपर 2 वेरिएंट 1। ऑर्गेनिक की बॉन्डिंग अगर कहेगा तो जैसे स्ट्रक्चर बनाते हो बस उसके साथ डॉट एंड क्रॉस शो कर देना। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब द मोशन एंड सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस। गैस में सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में यू शुड नो द मोशन ऑफ पार्टिकल। सॉलिड में दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, लिक्विड्स में दे मूव अबाउट ईच अदर, and in gases they move randomly in all directions, मतलब रैंडम मोशन होता है। और सेपरेशन क्या होती है, इन सॉलिड्स particles are close together, in liquids particles are also close together, in gases particles are far apart from each other. नो फिल साइड सर्किल मतलब समझ नहीं आई तुम्हारी बात। ठीक है, तो ये जो पार्ट था हमारा पार्ट 2 देता है स्टेट्स ऑफ मैटर से, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी वाला जो चैप्टर है। अच्छा पार्ट बी कह रहे थे मेन प्रोसेसेस इन द कार्बन साइकिल आर कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद रखनी है। कहाँ पे पढ़ा है ये, केमिकल एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी हमें इक्वेशंस याद रखनी है। वन ऑफ दोस इज फोटोसिंथेसिस जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हैंडआउट में आपको मिल जाएगा इसकी इक्वेशन लिखी हुई। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन नहीं मांगी हुई सिर्फ प्रोडक्ट मांगे हुए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रिएक्ट together under the presence of sunlight and water to produce glucose which is C6H12O6 and oxygen। तो हमारे पास जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से एक ग्लूकोज होगा। फॉर्मूला देखो, इक्वेशन वैसे इक्वेशन तो मांगता नहीं है लेकिन इक्वेशन इसलिए याद करवाइए ताकि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद हो फोटोसिंथेसिस के। और कंडीशन क्या है इसकी, सनलाइट एंड वाटर। अच्छा ग्लूकोज है एंड द अदर प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन गैस। इसी तरह रेस्पिरेशन के भी रिएक्टेंट्स क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मुर्तुजा हैंडआउट आपको गूगल क्लासरूम से डाउनलोड करो, जो लिंक दिया हुआ है गूगल क्लासरूम का। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ द रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन, एंजाइम्स कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट increases the speed of a reaction। कल भी देखी थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड is formed when hydrocarbons are completely combusted, combustion reaction। Name the other product of complete combustion of hydrocarbon। complete combustion में we get two products, carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने लिख दिया, the other product would be water। of petroleum contains hydrocarbon, state one use of kerosene fraction। तो देखो जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जो क्रूड ऑयल से मिलते हैं, जिनमें रिफाइनरी गैसेस है, आपका गैसोलीन है, पैराफिन है, डीजल है, इन सब का ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंड हर फ्रैक्शन का एक एक यूज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास में लिखवाए हुए हैं, मेक श्योर ये याद कर लो। स्टेट वन यूज ऑफ द पैराफिन, दिस इज यूज्ड फॉर केरोसिन जो होता है ना, उसका जो एक बहुत ज्यादा फेमस कॉमन यूज है वो है जेट फ्यूल। क्लियर है, और अगर किसी के पास ये यूजेस नहीं है
हैंडआउट्स नहीं मिल रहे तो फ्यूल्स के हैंडआउट में ये आपको मिल जाएगा। अब जो चीजें देखो, ये जब ईयरली कर रहे हैं ना, आपने चीज रियलाइज करी कि लेट से आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पता क्रूड ऑयल की कैसे होती है, और आपको फ्रैक्शंस नहीं पता कि किनका कौन से फ्रैक्शंस का क्या यूज है, तो मेक श्योर कि आप जो है ना ये चीज अपने पास कॉपी में लिख लो, और क्लास के बाद अगर आपको नहीं मिल रहा कि कहाँ से याद करना है तो मैसेज कर दो, रिप्लाई मैं कर दूंगा आपको, मैं कंटेंट भेज दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, लेकिन चीजें लिख लो कि भाई ये चीज आई हुई है पेपर में और ये मुझे नहीं आती है, तो ये हमें करनी ही करनी है कहीं से। हाँ, कुछ क्लासेस में आज पढ़ा था, कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने शायद अभी नहीं भी पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल हाइड्रोकार्बन नहीं लिखेंगे हम उस सब कैटलिस्ट को, एंजाइम्स को लिखेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। खुबैब वॉइस सबके बार लैग हो रही है? नहीं खुबैब किसी के पास लैग नहीं हो रही, आप कनेक्शन चेक करो। चलो नेक्स्ट इज द एल्कीन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला याद रखना है CnH2n। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन इज शोन, और इसको हम और क्या कहते हैं, दिस इज ब्यूट वन इन बिकॉज द डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड कार्बन एटम। अब ये ब्यूट वन इन ब्यूट टू इन वाली नेमिंग जो है ना, वो आपकी फर्स्ट टाइम सिलेबस में ऐड हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 का है, और आप जब इसकी मार्किंग की देखोगे तो उसमें सिर्फ सिंपल ब्यूटीन लिखा हुआ होगा, लेकिन अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये ब्यूट वन इन हम लिखेंगे सिलेबस में अगर तो ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दूसरा जो ब्यूटीन का आइसोमर होता है, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ब्यूट टू इन। ऐसी गैस की सेपरेशन क्या, अभी मैं कोई इरेलीवेंट बात कर रहे हो, समझ नहीं आई कहाँ से आगे बीच में। आप क्वेश्चन बता दो पूरा, क्या पूछना चाह रहे हो। सेपरेशन ऑफ गैसेस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। वन मीन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और टू मीन सेकंड कार्बन पे, थ्री एंड फोर नहीं होगा। मतलब अगर आप कहो कि मैं डबल बॉन्ड और आगे कर दूं, आगे करने का मतलब है कि आपने दोबारा से वही ब्यूट वन इन बना दिया ना। आप अगर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड लेके जाओगे तो वो थर्ड कार्बन पे नहीं है, बेसिकली वो अगेन वही फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। आप नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करो, मतलब इसको फ्लिप करके रखोगे तो फर्स्ट वाला बन जाएगा। ब्यूटीन पर मार्क मिल जाएगा मुर्तुजा, लेकिन आपको ब्यूट वन इन लिखना है अब, क्योंकि ब्यूट टू इन पहले होता था तो उसको भी हम ब्यूटीन ही लिखते थे, लेकिन अब उसको ब्यूट टू इन लिखेंगे। तो ये कुछ डिस्पैरिटीज प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना सर, याद रखो। दोनों लिख देना स्लाइड डाल के, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ दिस स्ट्रक्चर शोज दैट एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, दोस्त हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन देम। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen elements. Next कह रहे हैं alkenes are produced by cracking some fractions obtained from the fractional distillation of crude oil. State the meaning of the term cracking. Cracking की definition क्या है? It is breakdown of larger alkane fraction को जब break down करते हैं ना to produce a smaller more useful alkane fraction, so that is cracking. It is a breakdown of alkane भी लिख सकते हो और हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो। It is a breakdown of larger hydrocarbon into smaller more
यूजफुल हाइड्रोकार्बन। और क्रैकिंग करते कैसे? बाय हीटिंग अप। कंडीशंस फॉर क्रैकिंग तो नहीं पूछा। वी कैन हीट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्रैकिंग के लिए ऑक्सीजन का एब्सेंट होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगी और आप किसी एल्केन को हीट करोगे तो वो क्रैक नहीं होगा, उसकी कंबशन हो जाएगी। Oh yes, Ali. Compounds containing carbon and hydrogen elements only. अब ओनली इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, बस कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो इट्स ओके। हाँ, ये ओनली भी लिखो इसमें वर्ड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है स्टेट वन इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन हेल्थ। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है, वो पूरी बात बताते हैं। इट कंबाइंस विद आवर हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और उससे बॉडी सफोकेट हो जाती है। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना तो कुछ बातें डिटेल में इसलिए बताई जाती हैं ताकि पढ़ रहे हो तो नॉलेज भी तो हो ना। लेकिन केमिस्ट्री में इतनी डिटेल में नहीं लिखना आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक गैस है, दैट्स इट। इतना लिखना है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे 3-4 लाइनें लिख के आ जाते हैं इस एक मार्क के लिए, बट इट इज अ टॉक्सिक गैस, दैट्स इट। आगे डिटेल नहीं लिखनी है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या हाइड्रोकार्बन। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट empirical formula. Alkenes react with bromine to form compounds containing carbon, hydrogen, and bromine. So there are three elements present in this compound. Empirical formula निकालने के लिए क्या करते हो? कार्बन की परसेंटेज गिवन है ना, कार्बन का सिंबल लिख के उसकी परसेंटेज लिख दो। हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है विच इज 3.7। ब्रोमीन की परसेंटेज गिवन है विच इज 74.1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यू डिवाइड दिस परसेंटेजेस बाय देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। कार्बन हैज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12, हाइड्रोजन 1 एंड ब्रोमीन 80। उसके बाद कैलकुलेशन करोगे और जो डिवाइड करने के बाद आंसर्स आ रहे हैं ना, उनको लिख लिया करो अपने पास एटलीस्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। नहीं मूसर, लंग कैंसर नहीं लिखना है तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन मोनोऑक्साइड डू नॉट क्रिएट लंग कैंसर। और आपने सिर्फ ये लिखना है वो टॉक्सिक है, क्यों टॉक्सिक है उसकी एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है। अगर बायो में पढ़ी हुई है तो इट्स ओके, वहां बायो तक रखो, यहाँ पे नहीं लेकर आओ। यहाँ पे सिर्फ ये लिखो कि वो टॉक्सिक है या पॉइजनस गैस है। ये वैल्यू आ रही है 1.85, 3.7 एंड दिस इज 0.93। एटॉमिक, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है कि यू हैव टू डिवाइड व्हाटएवर द परसेंटेज ऑफ masses given for this particular element, you have to divide them by their atomic masses. Then you have to divide all this number by the smallest number. So 1.85, 3.7 or 0.93 में 0.93, so you will get 1.98 for carbon. अब 1.98 is very close to 2, तो उसको राउंड ऑफ करके 2 लिख दोगे। फॉर हाइड्रोजन हमारे पास आ रही है 3.7 डिवाइडेड बाय 0.93 which is 3.9. So 3.9 is almost 4 and bromine is 1. So we have 2 carbon, 4 hydrogen and 1 bromine. ज्यादातर स्टूडेंट ये सवाल कहते हैं कि अगर हम इसको ऑर्डर आगे पीछे लिख दें, ब्रोमीन पहले लिख दें, हाइड्रोजन बाद में लिख दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ आता है सबको? आगे बढ़े। फ्रॉम द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है, जब भी आता है तो आप इसको एक बार सीख लो। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, then he asked you to find a different compound of carbon, hydrogen and bromine as the empirical formula C3H2Br.
यूजुअली जो ऊपर इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला होता है वही नीचे यूज करवा रहा होता है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने ऊपर वाले पार्ट से ना उसको डिटैच कर दिया। उसने आपको एक नए कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया है, वो है C3H2Br। अब वो कैसे निकाला होगा, वो वैसे ही निकाला होगा जैसे ऊपर वाला आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला है। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 236, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल and empirical formula tells us the simplest ratio of atoms in a molecule। अब exact number of atoms in a molecule that is a molecular formula वो find out करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपने empirical formula आपने निकाला होगा या इस particular question में empirical formula आपको given है, तो using this empirical formula first you will find the empirical mass। Similarly जैसे आप molecular formula से molecular mass निकालते हो, सेम आप इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकालोगे। दिस हैज 3 कार्बन, तो 3 into 12 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, 1 ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक मास इज 80। तो पहले आप इसका निकालोगे इंपेरिकल मास, जो कि आ रहा है 118। क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा जो कि 236 है और इंपेरिकल मास आपने निकाला 118। ये वैल्यू आपके पास आ रही है 2। ये जो नंबर आता है हम क्या करते हैं, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास इस मॉलिक्यूल का, ये C3H2Br दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कार्बन कितने हो जाएंगे, C2 3 6, हाइड्रोजन 2 2 4 एंड ब्रोमीन 1 2 2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? नहीं, जरूरी नहीं है इफ्सा कि ये नंबर हमेशा 2 हो, ये 3 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, इसलिए निकाल के देखना पड़ेगा। हमेशा 2 होता तो फिर निकालते ही क्यों। देखो मोइन, आप क्या करोगे इसमें, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल मास निकालोगे, जैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालते हो एटॉमिक मासेस ऐड करके, सिमिलरली इंपेरिकल फॉर्मूला से वैसे ही इंपेरिकल मास निकालोगे, जो कि 118 आ रहा है। फिर क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको डिवाइड कर दोगे इस इंपेरिकल मास से, तो एक रेशियो आ जाएगा जिसको मैं n कह रहा हूँ। वो रेशियो कितना आ रहा है, 2। इस नंबर 2 को आप इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपको या तो आप ऊपर वाले पार्ट में निकालोगे या क्वेश्चन में गिवन होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो ऊपर वाले पार्ट का इंपेरिकल फॉर्मूला यूज नहीं करवा रहा, वो नया इंपेरिकल फॉर्मूला दे रहा है। तो इस इंपेरिकल फॉर्मूला को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो कार्बन 3 से 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 से 4 हो जाएगा, ब्रोमीन 1 से 2 हो जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गॉट इट? वैल्यू 1 या कभी भी डेसिमल्स में आएगी नहीं। अगर डेसिमल में वैल्यू आ रही है ना, जैसे 2.1 आ रही है या 1.9 आ रही है तो उसको 2 लोगे, अगर 2.9 आ रही है तो उसको 3 ले लेना। वैसे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी ही नहीं। और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है ना आपके पास 1.5, इसका मतलब है आपने कुछ गलत कर दिया, रीचेक कर लेना उसको, डेसिमल में आनी ही नहीं है वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं, नेसेसरी टू बी अ होल नंबर। ठीक है, चलें आगे बढ़े। Okay, the question 4 is, this question is about ammonia and ammonium salts. Ammonia is manufactured by the Haber process. Haber process की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए और उसकी सारी रिएक्शन कंडीशंस याद होनी चाहिए। एक तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इन विच नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 mole of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas. Temperature is in between 350 till 450 degrees Celsius. Pressure is 200 atmosphere. And the catalyst we used in this reaction is iron. This reaction is exothermic in forward direction. सब बातें याद होनी चाहिए प्रोसेस के बारे में।
Name the catalyst used in the Haber process, that is iron. Explain how a catalyst increases the rate of a reaction. Same. It lowers the activation energy of a reaction. It has been asked just for 1 mark now, so you can write it lowers the activation energy of a reaction. अगर ये 2 मार्क्स का होता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करते आगे? It lowers the activation energy of a reaction, so more particles can undergo effective collision. अगर तो 2 मार्क्स का होता, अभी 1 मार्क का है। वही जो आपने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन में पढ़ा था ना कि हाउ डज कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वही बात लिखनी है। नंबर से डिवाइड करने के बाद के जो रेशियोज आ रहे हैं ना, वो इस तरह से होता है 0.33 से लेके 0.88 तक। तो 3.33 या 3.5 या 3.8, तो फिर आप उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 करके देखोगे। अच्छा, एग्जाम में क्या हम आउट ऑफ, देखो ये तो मैं एक्स्ट्रा बात लिखवा रहा था ना, ये जो ब्लू में लिखी है, क्या एग्जाम में आप आउट ऑफ लाइन चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेपर के एंड पे एक मार्जिन होता है एग्जामिनर कॉलम, उसमें लिखा हुआ होता है डू नॉट राइट इन दिस कॉलम, तो वहां पे मत लिखना, बाकी लाइन से नीचे चले जाओ। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपने एक सवाल लिखा, जैसे मेरे साथ, अब वो गलत हो गया, तो मैं, आप क्या करोगे, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर लिख दोगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जो ऊपर लिखा है, देन यू रियलाइज, हाउ यू रियलाइज, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नजर पड़ गई किसी बराबर वाले के पेपर पे, आपको खुद ही याद आ गया, तो आपने वो भी कैंसिल कर दिया, तो फिर कहाँ लिखोगे? तो देखो नीचे जो जगह होगी ना पेपर के, वहां लिख देना ऐसे लाइन डाल के। अच्छा, नीचे अगर जगह नहीं है तो एंड में हर पेपर के एंड में ब्लैंक पेजेस होते हैं। आपने जैसे ही देखा है दिस इज क्वेश्चन 4 पार्ट 2, तो आप पेपर के एंड में जाओगे, ब्लैंक पेजेस जो गिवन होते हैं, देखो इस पेपर में जैसे 3 ब्लैंक पेजेस गिवन है, तो यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन 4 पार्ट 2 का आंसर, और आंसर लिख देना, और वहां पे मेंशन कर देना आंसर ऑन पेज नंबर 17, तो वो खुद जाके चेक कर लेगा। लेकिन ये अब ऐसा भी नहीं हो गया हर पार्ट के साथ आपने ये प्रॉब्लम की हुई है, मतलब सारे आंसर्स आपके ब्लैंक पेजेस पे ही मिल रहे हैं उसको, किसी 1, 2 या 3 पार्ट्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है, हर क्वेश्चन में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना। लेकिन छोड़ के नहीं आना कि जगह नहीं थी, अब मैं कहाँ लिखूं, वो चेक करेगा या नहीं करेगा, आपने कहीं ना कहीं लिख कर आना है उसी पेपर पे, और मेंशन कर देना है कि ये यहाँ लिखा हुआ है आंसर। चले आगे। Ammonium phosphate is a fertilizer. Calculate the percentage by mass of nitrogen in the ammonium phosphate. देखो percentage by mass कैसे निकालते हो? This is NH4 3PO4. अब you have to find the percentage by mass of nitrogen. तो इस पूरे फॉर्मूला में नाइट्रोजन कितना है? 3 नाइट्रोजन है ना, 3 into 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14 डिवाइडेड बाय पूरे फॉर्मूले का मोलिकुलर मास, which is 3 into 14, 3 नाइट्रोजन है, 4 3 12 हाइड्रोजन है, 12 into 1 phosphorus 31 into 1 and oxygen is 4 into 16 multiply by 100%। सही है, आई होप ये आता होगा परसेंटेज बाय मास निकालना। अब इसमें आंसर बताओ, और आंसर में एक इंस्ट्रक्शन है, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसको फॉलो जरूर करना है आपने। जैसे इसका आंसर आ रहा है 28.18, अभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है? 1 2 3, तो 28.1 तक लिखना है, लेकिन क्योंकि वो राउंड ऑफ हो जाएगा, उसके आगे 5 से बड़ा नंबर है 8 है, तो मैं इसको 28.1 नहीं लिखूंगा बल्कि 28.2% लिखूंगा। क्लियर? Next is fertilizer can make soil more acidic. State the name of a compound used to decrease the acidity of a soil.
तो सॉइल की एसिडिटी डिक्रीज करने के लिए हम कोई बेस यूज करते हैं, और जो बेस हम यूज करते हैं या तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है या फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो, नाम नहीं लिखना चाहो उसके, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 होता है। अच्छा, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जरूरी है कि कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज करें। भाई एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो कोई भी बेस यूज कर लो या मेटल कार्बोनेट यूज कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजली जो फार्मर यूज कर रहा होता है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करता है। इसी तरह कल अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो फ्लू गैस डीसल्फुराइजेशन में भी वो पूछ रहा था, फ्लू गैस में भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस आती है ना, उसको रोकना है, उसकी डीसल्फराइजेशन करनी है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में भी जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, क्योंकि रीडली अवेलेबल है, सस्ती पड़ती है और आसानी से मिल जाती है। एक्सप्लेन हाउ दिस compound decreases the acidity of the soil because it reacts with acid or it neutralizes the acid. It neutralizes the acid. यस, कैल्शियम ऑक्साइड ही लिखना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही यूज कर रहे होते हैं इन कामों के लिए। वरना अली टेक्निकली तो सोडियम ऑक्साइड भी न्यूट्रलाइज करवाएगा ना, वो भी बेस है। चलिए आगे बढ़े। ओके, एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का कल भी हमने देखा है। इसमें कह रहे थे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कंप्लीट एंड लेबल द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखी है ना, एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में कल हमने देखा था प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। अभी ये एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे और प्रोडक्ट्स नीचे होंगे। या आपकी मर्जी है, या तो आप सिर्फ वर्ड रिएक्टेंट लिख दो, या फिर आप जो पूरे रिएक्टेंट इक्वेशन में गिवन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो लिखना चाहो तो वो लिख दो यहाँ पे नीचे। ये बना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। दिस इज द एंथैल्पी चेंज डेल एच, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा रिएक्टेंट से पीक तक, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन पाथवे होता है या प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन होता है। कल वाले क्वेश्चन में आपको एक्सिस भी लेबल करने थे, और वाई एक्सिस पे हम एनर्जी भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे हम इंथैल्पी भी ले सकते हैं। इंथैल्पी या एनर्जी का यूनिट किलो जूल पर मोल लेंगे। क्लियर है? अभी तो उसने लेबल किया हुआ है ना, तो हम लेबल नहीं करेंगे एक्सिस को। एक्टिवेशन एनर्जी दिखाना जरूरी नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, अगर तो वो कहेगा तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे उसने कहा था कि सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखाओ और एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, तो डेल एच दिखाना था और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेवल। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ऐसी बना दिया कि अक्सर ये भी पूछता है ये रिएक्टेंट से जो हम्प है ना साइकिल का, वहां तक जो एनर्जी होती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से पीक तक ये एनर्जी एक्टिवेशन होगी। आर एन पी फाइव थोड़ी तो मेहनत कर लो, आर एन पी रिएक्टेंट प्रोडक्ट पूरा लिख दो, इतना तो ना करो। मुजम्मिल शो कर दोगे एक्टिवेशन एनर्जी तो कोई मसला नहीं है, मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे लेकिन। अच्छा, नेक्स्ट इज कॉपर टू ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया। कॉपर टू ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड है ना, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ अमोनिया भी बेस है ना, तो इन आपस में रिएक्शन कह रहे हैं तो ये कुछ और तरह का रिएक्शन है। अब हमें, मैंने ये रिएक्शन नहीं पढ़ा कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाता है, आई डोंट नो। अच्छा, तो अब क्या करें आगे, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं द प्रोडक्ट्स आर कॉपर नाइट्रोजन एंड अ लिक्विड विच टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड पेपर पिंक। अच्छा भाई, पहले तो ये कोबाल्ट टू क्लोराइड वाली कहानी डिस्कस कर लेते हैं।
ये हमें मिलेगा केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट के हैंडआउट में। कोबाल्ट 2 क्लोराइड का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू टेस्ट वाटर। अब वाटर का टेस्ट करने की क्या जरूरत है? देखो लेबोरेटरी में अगर हमारे पास कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं ना, तो वाटर और एसिड देखने में तो कलरलेस ही है ना। अगर आपको ये टेस्ट करना है कि इसमें वाटर है या अल्केन भी कलरलेस होता है पानी जैसा, तो हम क्या करते हैं, कोबाल्ट 2 क्लोराइड के क्रिस्टल्स उसमें डाल देते हैं, वो ब्लू कलर के होते हैं। और अगर वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना कोबाल्ट 2 क्लोराइड के क्रिस्टल, तो वो बन जाता है पिंक कलर का। दिस प्रूव्स के वाटर प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली जो कोबाल्ट 2 क्लोराइड लिखा हुआ है ना, ये वाटर के लिए लिखा हुआ है। दैट्स इट। नाइट्रोजन तो आप जानते हो ना, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। क्या इक्वेशन अब आप कैसे लिखोगे? रिएक्टेंट में कॉपर 2 ऑक्साइड है CuO, और अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए NH3। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर Cu, नाइट्रोजन N2 और कोबाल्ट 2 क्लोराइड। अब कोबाल्ट का सिंबल, अब कोबाल्ट 2 क्लोराइड आपको लिखना नहीं है, सॉरी कोबाल्ट 2 क्लोराइड बना नहीं रहा, वो कह रहा है कि लिक्विड बन रहा है जो कोबाल्ट 2 क्लोराइड को पिंक कर रहा है। वो लिक्विड क्या है? वो लिक्विड वाटर है, H2O। ये इक्वेशन बनाने के बाद आपको बैलेंस भी करनी है। जब भी आपसे कोई भी केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंसिंग नहीं करी है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और बैलेंसिंग, अब ये 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 1 मार्क आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिखा और 1 मार्क बैलेंसिंग का। ये 2 मार्क्स इसलिए मिले क्योंकि आपने यहाँ पे ये रियलाइज किया है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर, और दूसरा मार्क मिला है इक्वेशन बना के बैलेंस करने का। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बस कर लोगे बैलेंस, बताओगे क्या बैलेंसिंग होगी इसकी। नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे 2 है तो अमोनिया के साथ 2 लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन लेफ्ट पे 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 6 हो जाएंगे, तो फिर वाटर के साथ 3 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन राइट पे भी 3 हो जाएंगे, तो लेफ्ट पे कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ 3 लगाना पड़ेगा, फिर कॉपर के साथ 3 लगाना पड़ेगा। अच्छा, बैलेंसिंग अगर स्टेट सिंबल का मैं बताता हूँ। बैलेंसिंग अगर आपसे ना हो रही हो तो टाइम किल मत करना। 1 मार्क की इक्वेशन है, आगे बढ़ जाना, एंड में देख लेना। ऐसा ना हो कि 5 मिनट लगा दो। बच्चे अक्सर 5-10 मिनट लगा देते हैं 1 मार्क की इक्वेशन बैलेंस करने में। बेवकूफी हो गई ना, आगे का आपने पेपर सफर कर दिया पूरा। छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। और स्टेट सिंबल्स अगर वो कहेगा तो लिखेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं लिखेंगे। स्टेट सिंबल अगर कहेगा तो उसका फिर एक अलग से मार्क होता है स्टेट सिंबल का। जैसे इस रिएक्शन में कहता है राइट द स्टेट सिंबल, तो वी नो कॉपर 2 ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, अमोनिया गैस होती है, कॉपर मेटल सॉलिड होगा, नाइट्रोजन गैस होगी, एंड वाटर लिक्विड होता है। लेकिन फिलहाल उसने स्टेट सिंबल्स नहीं कहा हुआ। स्टेट सिंबल्स हम इनको कहते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब नए पेपर के हिसाब से वो राइट द सिंबल इक्वेशन कह रहे हैं ना, तो सिंबल इक्वेशन क्या है? मेन इक्वेशन है हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन जो होती है। तो वो ज्यादातर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिंबल इक्वेशन है या स्टेट सिंबल है। स्टेट सिंबल अलग चीज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और सिंबल इक्वेशन इज जस्ट द नॉर्मल इक्वेशन दैट यू यूज टू राइट। तला, देखो कॉपर 2 कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना हाई टेम्परेचर पे कॉपर 2 ऑक्साइड डाला है, तो ऑब्वियस 2 मोल्टिन क्यों लेंगे खामा कहीं। मोल्टिन के लिए तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए, आयनिक कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो सॉलिड ही लोगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा है इसको। स्टेट लिखने के स्टेट सिंबल्स लिखने के मार्क्स होते हैं अलग से। अगर तो वो कहता है लिखो, वो बोलेगा लिखने के लिए, तो फिर आपको लिखना है। नहीं बोलेगा तो नहीं लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बोला था तो हम नहीं लिखेंगे, मैं सिर्फ बता रहा था एग्जाम्पल के लिए। चले आगे बढ़े। ओके भाई, redox. This question is about metals and metal compound. Magnesium reacts with aqueous iron 2 ions. Explain why this reaction involve both oxidation and reduction. देखो इसमें ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, हमने रिडॉक्स के लिए देखा है ना, जैसे ऑयल रिक से याद किया था। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है।
अब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेफ्ट साइड पे 0 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है, और राइट साइड पे क्या हो गई है, +2। तो 0 से +2, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन, और मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। एंड हाउ वुड यू राइट दैट बाकी में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बिकॉज मैग्नीशियम एटम has lost electrons, which is oxidation. अच्छा, आयरन Fe2 पॉजिटिव था रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे 0 हो गया ना, एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, नो चार्ज मीन 0, तो +2 से 0 क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आयरन क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। आयरन 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड हुआ है, तो Fe2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस कैसे होगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन which is रिडक्शन। हाँ, क्वांटिटी लिखना चाहो लिख दो, मैग्नीशियम एटम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आयरन 2 पॉजिटिव आयन हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, आगे बढ़े। एक्सप्लेन बाय आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आयरन इज अ मेटल, और मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव C of delocalized electrons, C of delocalized electrons, क्योंकि एक्सप्लेन कह रहे हैं ना, तो वो मूव कर सकते हैं C of delocalized electrons which can move throughout the structure। पार्ट सी कह रहा है एक्सप्लेन बाय मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन। तो ये हमारी इस पेपर में शुरू में भी बात हो रही थी कि जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज है कल नसीमा वाली, तो इसमें एल्यूमिनियम तक जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, because these are very reactive metals which cannot be reduced, or their metal ions cannot be reduced by heating with a reducing agent। एल्यूमिनियम तक जितने भी मेटल हैं they have to be reduced by electrolysis, and zinc onward these metals can be reduced by heating with carbon और coke, reducing agent जो है, और कॉपर सिल्वर जो है वो हम हाइड्रोजन गैस के साथ भी हीट करके रिड्यूस करवा सकते हैं। देखो, जो रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस से तो हो ही जाएंगे, सही है। अब देखो, आयरन के केस में अगर तुमने ये लिखा ना कि आयरन मेटल के पास फ्री आयंस हैं, तो खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करना। मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दुनिया की दो ही चीजें हैं तुम्हारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, मेटल्स और ग्रेफाइट, बस। बाकी किसी और चीज का आता है आयनिक कंपाउंड, एक्वस आयनिक कंपाउंड, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड और aqueous acid, they conduct electricity due to the presence of free ions। Metals and graphite only they conduct electricity due to the presence of free electrons। सही है। रिएक्टिविटी सीरीज की शॉर्ट फॉर्म सिखा दें, वही जो क्लास में हम करते थे कल नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। अच्छा जी, तो एक्सप्लेन बाय मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन। तो ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज a reactive metal, it is more reactive or higher in the reactivity series than carbon। सिंपली ये लिख दो, मैग्नीशियम is a very reactive metal। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयरन 2 आयंस एंड आयरन 3 आयंस। ये टेस्ट कहां से मिलेगा, टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में से। आयरन 2 आयंस में अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है। टेस्ट क्या है, ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड
तो ग्रीन पीपीटी मिलता है विद आयरन 2 आइंस, और आयरन 3 आइंस के साथ रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। क्लियर है? टेस्ट फॉर आइंस की टेबल की बात कर रहे हैं, खोल के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। अमोनिया भी डाल सकते हो, बिल्कुल उन्हें ऐसा। आप अमोनिया डालोगे तो अमोनिया के साथ जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो लिख दोगे। अमोनिया के साथ भी सेम ऑब्जर्वेशन ही होती हैं, ग्रीन पीपीटी विद आयरन 2 पॉजिटिव आयन। अभी हम एक्सेस वगैरह डालने की बात करने की जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिफाई तो हो गया ना कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन है या 3 पॉजिटिव आयन है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। उबैद देखो यहाँ पे लिखोगे फ्री आइंस, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखोगे। अब तुम लोग यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हो। जब मोल्टेन आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है तो मोल्टेन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो गलत हो जाएगा, मेटल्स में फ्री आइंस लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यस मुस्तफा, पूरा टेस्ट वो है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन तो हो गई ना आपकी बाय जस्ट सिंपली सीइंग द रेड ब्राउन पीपीटी। वो ग्रीन पीपीटी अल्टीमेटली रेड ब्राउन बन जाएगा सरफेस पे, लेकिन इनिशियली ग्रीन पीपीटी आया तो यू हैव रियलाइज्ड कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन है। पार्ट ई में कह रहा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड व्हेन मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या मतलब है? इसमें सिर्फ दो तरह के आयन्स होंगे, Mg2 पॉजिटिव आयन बिकॉज मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेटल है, क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और ये रिड्यूस्ड होके क्या बना लेगा? Mg2 पॉजिटिव आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम मेटल। तो कैथोड पे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम। और एनोड पे कौन जाएगा? जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, वहां पे नेगेटिवली चार्ज आयन जाएगा, दैट इज क्लोराइड आयन। और क्लोराइड आयन वहां जाके ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? क्लोरीन गैस। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन तो वाटर तो है ही नहीं ना, तो हाइड्रोक्साइड आयन का तो चक्कर ही नहीं है। एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे मैग्नीशियम। भाई एनोड पे पॉजिटिव, एनोड पे नेगेटिवली चार्ज आयन जाएंगे, एनाइन जाएंगे, और कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन जाएंगे, कैटाइन जाएंगे। ऐसे देख के बताएंगे ना एनोड और कैथोड पे क्या जाएगा, और वो फिर रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड होगा। चले आगे। Food containers may be made from aluminium. State one property of aluminium that makes it suitable for use as a food container. एल्यूमिनियम की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है कि एल्यूमिनियम मेटल डू नॉट कोरोड, जंग नहीं लगता उसको। फूड कंटेनर में जंग लग जाएगा तो अंदर का फूड भी खराब हो जाएगा। सही है? और अनरिएक्टिव होता है, ये लिख दो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा कुछ क्या हम ये लिख सकते हैं भाई, एल्यूमिनियम की वो प्रॉपर्टी जरूर है, एल्यूमिनियम तो कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं यहाँ पे लिख दूं फूड कंटेनर में। फूड फूड कंटेनर के तौर पे कंडक्टर है, तो हम फूड यूज करने का क्या ताल्लुक है उसका? पे कोई ताल्लुक नहीं है। लाइट वेट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए कि किसी कंटेनर में जब आप खाना रख रहे हो तो वो फिर कंटेनर में तो आपका 1 महीने 2 महीने भी रखा जाता है उसमें, तो वो मेटल कोरोड ना करे, वरना वो फूड भी खराब कर देगा। नहीं मुर्तजा आयन नहीं लिख सकते यहाँ पे, वो पूछा है ना कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो क्लोराइड आयन तो गया था, लेकिन वो बनाएगा क्या? Cl2 बनेगा, तो ये लिखोगे। मैग्नीशियम आयन कैथोड पे जाएगा, लेकिन वो बनेगा क्या? रिड्यूस हो गया मैग्नीशियम एटम ना, तो ये लिखोगे। फाइनल प्रोडक्ट्स लिखना है आपको। हीट क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं। कंटेनर का मतलब देखो, कंटेनर, अब फूड थोड़ा सा देखो, कॉमन सेंस भी तो यूज करो ना। फूड कंटेनर वो जिसमें टिन पैक होता है, टिन पैक फूड जिसमें होता है, तो वो उसको टिन पैक को रखो, तुम गर्म तो नहीं करते हो ना। तो एल्यूमिनियम है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन उसको एज अ फूड कंटेनर यूज करना वो काम थोड़ी होता है। आप खोल के
खाना बाहर निकाल के किसी और चीज में गर्म करते हो। अच्छा, इसमें सेक्शन बी, अब सेक्शन बी की तो कहानी खत्म हो गई ना, अब न्यू पैटर्न के हिसाब से सेक्शन बी है ही नहीं। हमें तो क्वेश्चन देखना है बस, ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन N2O4 and NO2 at a high temperature in a closed container. Predict what happens to the position of equilibrium when the pressure is decreased. तो देखो, हमेशा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन का सवाल बन रहा होता है, ऊपर बना हुआ था। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का भी सवाल यूजुअली बन ही रहा होता है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। तो तीन फैक्टर्स है ना दैट कैन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम: कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? अगर लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 1 मोल है। N2O4 गैस है ना, और NO2 भी गैस है, 2 मोल है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम हायर नंबर ऑफ मोल्स टू फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन का तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और अगर डिक्रीज करोगे तो ये कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो वो कह रहा है कि डिक्रीज करा है अभी, तो डिक्रीज करने से क्या होगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट। प्रेडिक्शन क्या है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और एक्सप्लेनेशन क्या है? बिकॉज फ्यूअर moles of gases on left side of the equation. तो इंक्रीज करने से फ्यूअर मोल्स की तरफ जाते हैं, डिक्रीज करने से ग्रेटर मोल्स की तरफ जाएंगे। देखो, कल भी बात हुई थी अबाउट अदर फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वन ऑफ दोस इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करती है पोजीशन ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन? जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट है। If you are increasing the concentration of reactants or any one of those reactants, the position of equilibrium will shift to a right hand side. Right hand side means more product will form. But if you decrease the concentration of reactant, it will shift to a left hand side. Similarly, if you increase the concentration of product, the position of equilibrium will shift towards left hand side, and decreasing the pressure, decreasing the concentration of product will shift the position of equilibrium towards right hand side. उल्टा इफेक्ट हो रहा है। और टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वेदर योर फॉरवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इफ योर रिवर्सिबल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, so increasing the temperature will shift the position of equilibrium toward right hand side, and decreasing will shift the position of equilibrium toward left hand side. ये याद रखना है। और एक्सोथर्मिक के लिए उल्टा है। If your reversible reaction is exothermic in forward direction, it means increasing the temperature will shift the position of equilibrium toward left hand side, and decreasing the temperature will shift its position toward right hand side. कंसंट्रेशन का सैफुल्ला अगर मैं इसी क्वेश्चन में बना दूं ना कंसंट्रेशन का, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर N2O4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? राइट साइड पे। मोर NO2 विल फॉर्म। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। अगर डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। गॉट इट? If the pressure is increased, the position of equilibrium will shift towards the side where number of moles of gases are fewer.
ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फ्यूअर मोल्स की तरफ जाएगा और डिक्रीज करोगे तो लार्जर मोल्स बिगर मोल्स की तरफ जाएगा, हायर मोल्स की तरफ जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने कहा था प्रेशर डिक्रीज करेंगे। अगर आपको डिक्रीज के लिए समझ नहीं आ रहा ना, आपने इंक्रीज के लिए याद किया हुआ है, तो आप इंक्रीज का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे कम है। इंक्रीज करने से लेफ्ट पे जाएगा तो डिक्रीज करने से कहाँ जाएगा, राइट पे, इसलिए हमने राइट लिखा है। और एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख दो कि फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज करते तो लेफ्ट पे जाता, क्योंकि लेफ्ट पे फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। हम डिक्रीज कर रहे हैं तो राइट पे जा रहा है। अब एक्सप्लेनेशन में अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो ना कि मैं फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन लेफ्ट लिखूं या ये लिखूं कि मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन राइट हैंड साइड, तो दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिख दो, बात एक ही है। सही है उन्हें? अगर गैसेस के मोल्स इक्वल हैं ऑन बोथ दी साइड्स तो चेंजिंग प्रेशर वोंट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नो चेंज, फिर कोई चेंज नहीं होगा। सही है उनैजा, अब्दुल्ला, सैफुल्ला और मुर्तजा, सारे आंसर्स हो गए आप लोगों के, मतलब क्वेरीज क्लियर, आगे बढ़ें। Okay, the table shows the concentration of NO2 in the closed container at 3 different temperatures. 100 डिग्री सेल्सियस, 150, 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, NO2 प्रोडक्ट साइड पर है ना, इसी इक्वेशन की बात चल रही है, ये जो ऊपर गिवन है कंसंट्रेशन। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया हुआ है उसने, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो क्या कंसंट्रेशन NO2 प्रोडक्ट में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो खुद बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना 100 से 200, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज हो रही है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। NO2 प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइड पे, राइट साइड पे। तो ऐसा कब होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, तो ये वाला केस बन गया ना, एंडोथर्मिक वाला। तो वो सिंपल आपसे ये पूछेगा कि रिएक्शन बताओ क्या है, इंथैल्पी चेंज मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंडोथर्मिक है। सही, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सप्लेनेशन क्या बताओगे, बिकॉज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर shifts the position of equilibrium towards right hand side as more concentration of product is formed. Increasing temperature shifts the position of equilibrium towards right hand side as more product is formed. क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना, एज मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये भी लिख सकते हो। हाँ, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव भी लिख सकते हो, साइन भी लिख सकते हो, एंडो एक्सो भी लिख दो, एंडो है ना। चलें आगे बढ़े। उमर क्या बात रिपीट करनी है, देखो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर चेंज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है।
अगर रिएक्शन एंडो है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से राइट पे शिफ्ट होगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा, और डिक्रीज करने से लेफ्ट पे लेस प्रोडक्ट बनेगा। अभी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज किया है ना उसने 100 से 150 200, तो कंसंट्रेशन देखो इंक्रीज हो रही है, तो मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज हो रही है? NO2 की। NO2 क्या प्रोडक्ट है, मोर प्रोडक्ट बनना है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, तो एंडोथर्मिक है तभी तो ऐसा हो रहा है। क्लियर? अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मेड बाय हीटिंग lead to nitrate. The other products are lead to oxide and a gas which relights a glowing flame. तो कौन सी गैस है that relights a glowing flame? That is oxygen gas. और पॉप साउंड विद अ स्प्रिंग कौन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये इक्वेशन हमने पढ़ी नहीं है, अब इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें बता रहे हैं ना। PbNO3 एक रिएक्टेंट है जो कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NO, बस उसको क्या कह रहे हैं? PbNO3 को हमने हीट करा है, तो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है PbNO3, और हीट करने पे वो क्या बना रहा है? लेड टू ऑक्साइड विच इज P। लेड टू ऑक्साइड का क्या मतलब है? लेड 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 2 और 2 है, तो Pb+1 और O-1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbO। और गैस बन रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और साथ में ऑक्सीजन गैस बन रही है O2। इसको बैलेंस करना है, बस बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपने हर हाल में। तो NO3 पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो NO2 नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6। तो देखो अगेन इस तरह की इक्वेशन बैलेंस करने में थोड़ी ना मुश्किल होती है। ये तो या तो इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होना है आपका। सिर्फ बेटर है कि आपने देखो इसमें 2 मार्क्स का मतलब है कि 1 मार्क तो आपने जो प्रोडक्ट लिखे ना सही, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक तो उसका मिल गया, और 1 मार्क बैलेंस, पूरी इक्वेशन बैलेंस करने। तो लेड ऑक्साइड के साथ 2 लगाना पड़ेगा, PbNO3 के साथ 2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। स्टेट वन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ऑर्गेनिज्म। देखो एसिड रेन के वो अक्सर 2 चीजें पूछता है, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग एंड ऑर्गेनिजम्स। देखो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट है? जब एसिड रेन होगी तो जो ऑर्गेनिजम्स, मरीन लाइफ हो गई, फिशेस हो गई, पानी एसिडिक होगा तो पीएच कम होगा तो वो मार देगा ना, इट किल्स ऑर्गेनिजम्स इन रिवर्स। रिवर्स में तो चलो पानी बह रहा होता है ना तो इतना असर नहीं होता, लेकिन लेक्स में जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है वहां प्रॉब्लम होती है। और बिल्डिंग्स पे डैमेज पूछेगा ना, तो एसिड रेन क्या है? एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको आप लिखोगे डैमेज कैसे करता है बिल्डिंग को? इट कोरोड्स द बिल्डिंग्स, ये लिखोगे, या फिर ये लिखोगे कि रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन इन बिल्डिंग। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। डैमेज पेंट मत लिखना। हाँ लिख सकते हो, बट डैमेज ट्रीज को भी डैमेज करेगा, वेजिटेशन को भी डैमेज करेगा। स्विमिंग पूल में कौन सा ऑर्गेनिजम्स है भाई? अली क्या कर रहे हो? नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग अलग बताना है, स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनाइजेस completely in aqueous solution।
सजेस्ट द पीएच वैल्यू फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो ये जो है ना, अब आपको रेंजेस जरा याद रख लो। एसिड और एल्केली दोनों की। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग या वीक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो आप पीएच की वैल्यू लिख सकते हो वो 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, मतलब 0 से 2 के बीच में लिख सकते हो। वीक एसिड के लिए आप 5 से 7 के बीच में लिख सकते हो, मतलब 6 लिख दो, 5.5 लिख दो, या रेंज लिख दो 5 to 7, वो भी एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह एल्कली के लिए भी अगर वो स्ट्रॉन्ग एल्कली या वीक एल्कली के लिए आपसे वो पूछता है क्या पीएच रेंज, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए एल्कली आप 12 to 14 लिख सकते हो, और वीक एल्कली के लिए आप 7 to 9 लिख सकते हो। मतलब इनके बीच में कोई नंबर लिख दो या रेंज लिख दो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पूछा था तो जैसे आपने 1 लिख दिया, या 0 से 2 रेंज लिख दी। कल हमने देखा था आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड एल्कली, वो क्या होती है, H पॉजिटिव आयन रिएक्ट, चाहे कोई भी एसिड और एल्कली हो, आयनिक इक्वेशन उसकी सेम होती है, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन वाटर बनाता है। चले आगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है दिस क्वेश्चन इज अबाउट अल्कोहल्स एंड पॉलीमर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं वो काउंट कर लो, 4 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3। बस 1 मार्क मिल जाएगा। देखो एसिड और अल्कली की जो आयनिक इक्वेशन है ना वो फिक्स है, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन एंड वाटर। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो कल वाली जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, जो कल हमने किया था, उसको जरा देख लेना, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है कल ये बात। कह रहे हैं आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉल हैज अ स्ट्रक्चर शोन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula। अच्छा ब्यूटेनॉल का कह रहे हैं कोई और आइसोमर बनाओ, तो एक आइसोमर हमने कल भी शायद ब्यूटेनॉल का देख रहे थे, इफ यू रिमेम्बर स्ट्रक्चर कह रहे हैं, हमने डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाया था उसका, वो जैसे यहाँ लगाया था। और अच्छा पहले 2022 2023 से पहले पहले तो नेमिंग नहीं थी ना अल्कोहल्स की, लेकिन अब आपको पता है कल भी हमने देखा था, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटेन 1 ऑल है, नीचे वाला क्या कहलाएगा, दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल, स्ट्रेट चेन वाला ही बनाया है। OH की पोजीशन चेंज की है। अगर आप ब्रांच चेन वाला कह रहे हो तो यस ये भी बना सकते हैं कि आप 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाने के बजाय 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाओ और एक ब्रांच में कर दो, तो हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि आपने ब्रांच या अनब्रांच ही बनाना है, आप इनमें से कोई भी एक बना दो। ये दोनों आइसोमर है, ब्लू वाला भी रेड वाला भी। आगे बढ़े।
अच्छा, इसमें कह रहा है ब्यूटेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म एन एस्टर। एस्टर कल भी ये क्वेश्चन ना मिलता जुलता है कल वाले क्वेश्चन से। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला है ना। और अल्कोहल कौन सा है? ब्यूटेनॉल। तो एस्टर का नाम क्या होगा? अल्कोहल के नाम के साथ बायल आ जाता है, तो दिस इज ब्यूटाइल। और एस्टर एसिड के नाम के साथ ओएट आ जाता है, तो इथेनोइक एसिड है, तो दिस इज ब्यूटाइल इथेनोएट। और हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? पहले एसिड का फॉर्मूला लिखो। इथेनोइक एसिड है CH3COOH। और अल्कोहल है ब्यूटानॉल। ब्यूटानॉल 4 कार्बन एटम वाले अल्कोहल है, C4H9OH। तो अल्कोहल का OH कार्बोक्सिलिक के सामने लिखते हैं ना, लाइक दिस। तो पहले ही आप पेंसिल से बना लेना, और अगर डायरेक्ट बना दो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हमें ना यहाँ से वाटर निकालना है, और फिर इस ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड शो करना होता है। क्या दोबारा बताऊं? तो अगर डायरेक्ट बना दो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप ये करीब करीब लिख के पेंसिल से मिटा के बॉन्ड बना देना। पोजीशन बिल्कुल स्वैप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अल्कोहल पहले लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में लिख दो, कोई इशू नहीं है। अनमोल, क्या दोबारा से बताना था? दोबारा रिपीट करो। नेम ऑफ एस्टर। देखो, एस्टर का नाम किस तरह से हम बताते हैं? एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो जो अल्कोहल यूज होता है ना, जैसे ब्यूटानॉल है, तो ब्यूटानॉल के नाम के साथ हम ब्यूटाइल लिख देंगे, वायल लगा देंगे। ब्यूटानॉल लिखने के बजाय ब्यूटाइल लिखेंगे। और एसिड है इथेनोइक एसिड, तो उसके नाम के साथ ओएट लगा देंगे। तो इथेनोइक एसिड लिखने के बजाय इथेनोएट लिख देंगे, तो ब्यूटाइल इथेनोएट। देखो, ब्यूटेन टू ऑल इसलिए बोला है इसको अब्दुल्ला, क्योंकि इसमें सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसलिए इसको ब्यूटेन टू ऑल कहते हैं। और पहले वाला जो स्ट्रक्चर उसने खुद दिया हुआ था, उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ था, तो उसको ब्यूटेन वन ऑल कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीएस्टर इज शोन। ये हमारे पास कंटिन्यूएशन कहाँ शो? एस्टर में कंटिन्यूएशन शो नहीं करते, पॉलीमर्स में शो करता है। शक, एस्टर के क्वेश्चन यूजुअली आ रहे होते हैं। कंटिन्यूएशन इसमें है, कंटिन्यूटी बॉन्ड पॉलीमर में। अब ये पॉलीएस्टर, इसमें क्या होगा? एस्टर फंक्शनल ग्रुप है ना। कह रहे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 मोनोमर्स यूज्ड टू मेक दिस पॉलीमर। अब मोनोमर कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस पॉलीएस्टर में से? देखो, आप जो एस्टर बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है ना, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और आगे एक और कार्बन। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ से ब्रेक कर दो वापस एस्टर को। जैसे एक यहाँ से हो गया ब्रेक, और आगे यहाँ से ब्रेक हो, सॉरी, यहाँ से ब्रेक हो गया। एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एक तो ये चीज बाहर निकलेगी जो ब्लू बॉक्स में बनाया है, और दूसरी कौन सी चीज बाहर निकलेगी? ये वाली। ये अलग अलग मोनोमर्स इसके मिल जाएंगे। एक बाहर निकालो, ये वाला ब्लू वाला, तो ये क्या है? जैसे CH2 ब्रैकेट 6, और इसके राइट और लेफ्ट पे 2 बॉन्ड्स होंगे। और ये जो रेड वाला बाहर निकालोगे तो ये क्या है? CH2
ब्रैकेट 6 और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O, लेफ्ट साइड पे भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O। अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे? देखो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एस्टर कैसे बनता है? पॉली एस्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। तो जहाँ पे COO आ रहा है यहाँ पे H लगा दो, तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक मोनोमर होगा, और दूसरा मोनोमर क्या होगा? अल्कोहल वाला। तो दूसरे मोनोमर के दोनों साइड पे OH लगा दोगे। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, CH2 के लिए देखो हम लोग अक्सर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पूरी जगह बॉक्स लगा देते थे। तो क्या अभी यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाएंगे? क्योंकि इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया हुआ, इन्होंने बॉक्स के अंदर की चीजें लिखी है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। जब बॉक्स बना हुआ है तो भी समझ आनी चाहिए बात, और बॉक्स नहीं बना हुआ तो भी समझ आनी चाहिए। तो अभी हम बॉक्स नहीं बना रहे हैं, हमें पूरा लिखना है। अगर आप यहाँ पे बॉक्स बना दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स उसने तो नहीं बनाए हुए ना अभी। सही है भाई। एक बार और बता देता हूँ कि आपने किसी भी कंडेंसेशन पॉलीमर को देख के मोनोमर्स कैसे रियलाइज करने हैं। आप इसका ना ब्रेक डाउन करोगे। एस्टर का देखो, दो ही तो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर में बनते हैं, पॉलीअमाइड और एस्टर। अमाइड बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच से, एस्टर को ब्रेक करोगे COO के बाद। चीज पूरी नहीं है ना तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे COO यहाँ से ब्रेक करोगे। जहाँ COO आ रहा है उसके बाद, मतलब कौन से ऑक्सीजन के बाद? सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन आएगा वहां पे। इसी तरह एक ब्रेक यहाँ पे करोगे। तो जहां जहां ब्रेक किया है उनको उठा के अगर आप निकालोगे तो मोनोमर बाहर आ जाएगा। दूसरा एक ब्रेक यहाँ पे आ रहा है और एक इधर। तो जो रेड वाले बॉक्स में उसको बाहर निकालोगे तो उसमें कमी किस चीज की है? बस लेफ्ट और राइट पे हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक बन जाएगा ये। और जो CH2H6 है उसमें क्या कमी होगी फिर? अल्कोहल की, OH की। ये दो मोनोमर है। सही है समझा? हाँ बिल्कुल, हाइड्रोलिसिस की तरह, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। आगे कह रहा है टेराइलिन इज अ पॉलीएस्टर। देखो अब न्यू सिलेबस के हिसाब से टेराइलिन का नाम उसने, या पॉलीएस्टर का नाम उसने क्या बोला हुआ है? पेट। तो पेट के लिए तैयार रहना। टेराइलिन नहीं कहेगा शायद, अब उसको पेट कहेगा, क्योंकि अब उसने नए सिलेबस में टेराइलिन का नाम हटा के पेट लिख दिया। चीज सब कुछ वही है, और यूज भी वही है। क्लोथिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है पेट या टेराइलिन। पॉलीएस्टर किस काम के लिए यूज होता है? क्लोथिंग के लिए। पार्ट 2 कह रहे हैं नेम अ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल व्हिच हैज द सेम एस्टर लिंकेज एज टेराइलिन। देखो ये होते हैं फैट्स, लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है। हमारे पास दो हमने लिंकेजेस पढ़ी है ना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। एक है पॉलीएस्टर, जिसको अगर हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पैट। और दूसरा है हमारे पास पॉलीअमाइड, जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, और हाइड्रोजन। इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं तो इसको कहते हैं नाइलॉन। अच्छा, पॉलीअमाइड अगर नेचुरली मिलेगा हमें तो वो होता है प्रोटीन। और अगर पॉलीएस्टर नेचुरली मिलेगा तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे वो होता है फैट्स। लेकिन अब उसने कहा है कि सिर्फ प्रोटीन वाला याद रखो पॉलीअमाइड का, फैट्स वगैरह का हटा दिया। तो अब ये पार्ट जो है वो इनवैलिड हो गया हमारे लिए। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट याद नहीं रखना है इसको।
स्टार्च इज अब स्टार्च भी याद नहीं रखना क्या है। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन कर दूं मैं, जैसे अभी एस्टर ब्रेक डाउन किया। हाइड्रोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन बाय एडिंग वाटर। ये हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में पढ़ा है ना, लेकिन ये भी ना अब निकाल दिया है सिलेबस से, ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस बाय वाटर। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन याद रखना, लिखने के लिए नहीं आएगी तो हाइड्रोलिसिस पता होना चाहिए, बहुत सारी जगहों पे हो रहा होता है। ऊपर आप हाइड्रोलिसिस ही तो कर रहे हो एस्टर की, ब्रेक डाउन जो कर रहे हो, लेकिन डेफिनेशन निकाल दी सिलेबस से बस। लेकिन माइंड में रखना कि हाँ हाइड्रोलिसिस हो रही है। नेजा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर नहीं है अब, बट याद रखो, मैं एडवाइस करूंगा कि याद रखो। हाँ सिलेबस एक ही चल रहा है पूरा, अली आईजी का और ओ का सेम चल रहा है। हाँ रीपॉलीमराइजेशन इज हाइड्रोलिसिस बेसिकली, तो उसने वो रीपॉलीमराइजेशन के नाम से डाला हुआ है। बात एक ही है, सिर्फ नाम चेंज करा है। तो हमने रीपॉलीमराइजेशन तो पढ़ा ही है ना। पॉलीमर की हाइड्रोलिसिस इज रीपॉलीमराइजेशन। तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे हो रहा है वो हटाया है कि किस तरह से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, लेकिन रीपॉलीमराइजेशन तो डाला हुआ है ना। तो हमारे पास सिलेबस में देखो ये प्रॉब्लम होगी जब आप सिलेबस खोलोगे ना, तो उसमें क्या क्या चीजें रिमूव करी हैं सिलेबस से वो आपको एक पेज नंबर है आई थिंक, मैं दिखा देता हूँ। अगर पढ़ो तो अच्छी बात है कि तुम्हें भी पता होगा क्या क्या चीजें निकाली हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी फिर वो। इनको पेज नंबर है आपका 45 था, पहले भी शायद दिखाया हो। ये वाला पार्ट, चेंजेस टू सिलेबस कंटेंट। तो कंटेंट रिमूव्ड, और जो आपके पास यार ये, अच्छा ये आईजी वाला है हमारा। तो चलिए मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। मिल नहीं रहा अभी मुझे। एनीवेज, कहाँ पे थे हम? किस चीज का ऐप नेम पूछ रहे हो? क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट तो ये था ना, हाइड्रोलिसिस वाला। देखो ये चीजें जो है ना रिमूव की है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, ओजोन लेयर, कार्बन साइकिल, डिसोलिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फैट्स वाला मैंने अभी बताया, पॉलीमर हाइड्रोलिसिस।
अच्छा, उसको रीपॉलीमराइजेशन कह दिया। प्रोसेस कैसे करते हैं रीपॉलीमराइजेशन, वो हाइड्रोलिसिस ही है, तो वो हटा दिया बस। और जो नई चीजें डाली हैं वो फ्लेम टेस्ट डाले हैं आपके पास, टेस्ट फॉर आइंस में। कूलिंग का स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है हमने। प्लास्टिक्स वही एडिशन पॉलीमर वाला। और इंडिकेटर थाइमोल्फिथलीन एक इंडिकेटर डाला है। ठीक है, तो इतना खास चेंज नहीं है कुछ, बस वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में चीजें आगे पीछे की हैं, बस और कुछ नहीं है। अच्छा देखो, इस पेपर में अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लाइमस्टोन, क्या क्या रिलेशनशिप है? कहाँ लिख, मैंने क्या कह रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लिखा हुआ है बेटा। वो निकल गया अब, इसलिए छोड़ दिया, उसको नहीं पढ़ा मैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन 8 कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड्स। brass is an alloy of copper and zinc. Brass is less malleable than either copper or zinc. Explain with reference to the structure of metal why brass is less malleable. तो जब हम एलोइज बनाते हैं तो क्या होता है, लेयर्स जो होती हैं वो इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं, सो दे कैन नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। और वो क्यों होती है रेगुलरली अरेंज, क्योंकि कॉपर और जिंक के दो जब एटम्स मिक्स करोगे तो वो डिफरेंट साइज के होते हैं, इस वजह से। इसको क्या लिखोगे, इन एलोइज डिफरेंट atoms have different sizes, so metallic layers are irregularly arranged, hence they cannot slide over one another। डायग्राम बनाओगे तो किस तरह से, दो डिफरेंट साइजेस के मेटल लाइन बना देना, छोटे बनाना, उसमें बीच में कुछ एक कोई बड़े बड़े डाल देना ऐसे। तो लेयर्स जो है वो ना ऊपर नीचे करके दिखा देना। मेटल लाइन इस तरह से बना दो, बड़े बना दो और छोटे बना दो, लेयर्स ऊपर नीचे कर दो इस तरह से। सही है, दिस इज एलॉय। और इनके बीच में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, तो एलॉय भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बस लेयर्स इरेगुलरली अरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेस मेलेबल एंड डक्टाइल हो जाते हैं। डायग्राम भी बनाया करो और एक्सप्लेनेशन भी लिखा करो। इसने लिखा हुआ है यू मे इंक्लूड, यू मे इंक्लूड मतलब चॉइस है आपकी, बनाना चाहो तो बना दो, लेकिन बनाया करो। ठीक है, आगे बढ़े। मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, यस एलॉयज। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहे थे टेबल शोज द रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड विद स्टीम। देखो मेटल्स जो होते हैं वो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं
जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये भी हमने मेटल्स में पढ़ा हुआ है। तो पोटेशियम और सोडियम दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद स्टीम और कोल्ड वाटर। कैल्शियम रिएक्ट्स रीडली विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब सादा पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो उसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। एल्यूमिनियम का रिएक्ट ना करने की वजह उसकी रिएक्टिविटी नहीं है, बल्कि उसकी सरफेस पे बनी ऑक्साइड लेयर है। अगर वो ऑक्साइड लेयर हटा दो तो वो रिएक्ट करेगा। सही। अच्छा, पुट द फोर मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो इसमें देखो हमारे पास क्रोमियम है, रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर नन है, मतलब वो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब ये है। और स्टीम के साथ वो स्लोली रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, मरकरी जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मरकरी मतलब लेस रिएक्टिव मेटल है, और स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ क्रोमियम और मरकरी में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो क्रोमियम ज्यादा रिएक्टिव है, मरकरी लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो आपका ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्रोमियम चलो कोल्ड वाटर के साथ नहीं कर रहा है, स्टीम के साथ तो कर ही रहा है ना। तो इनमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा? मरकरी और क्रोमियम में से मरकरी लेस रिएक्टिव है, क्रोमियम मोर रिएक्टिव है। अब आ जाओ पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ। तो अगर मैं पोटेशियम और यूरेनियम को कंपेयर करूं तो सब एक्सप्लोसिव रिएक्शन मतलब ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा इन चारों मेटल में? पोटेशियम। और पोटेशियम और यूरेनियम में, अच्छा यूरेनियम मरकरी और क्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर के साथ क्रोमियम और मरकरी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, यूरेनियम कर रहा है वेरी स्लो, तो यूरेनियम जो है वो क्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव है। और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो स्टीम के साथ स्लो रिएक्ट कर रहा है, और पोटेशियम एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है। तो मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव इज मरकरी। तो हमें ऑर्डर लिखना है लीस्ट रिएक्टिव टू मोस्ट रिएक्टिव। तो मरकरी आएगा पहले, सिंबल तो नहीं लिखे हुए इन्होंने, हम मरकरी का सिंबल होता है Hg, हम नाम लिख देते हैं, मरकरी आएगा। फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्रोमियम, फिर यूरेनियम, एंड देन पोटेशियम। क्लियर है बात? आगे बढ़े। द फुल सिंबल ऑफ आयन ऑफ मरकरी इज शोन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन्स 80 हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी, अगर एटम होता मरकरी का तो इलेक्ट्रॉन्स भी 80 होते, लेकिन इस पे +2 चार्ज है, मींस के 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास? 80 - 2 दैट इज 78। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर, जो कि बड़ा वाला नंबर होता है, न्यूक्लियॉन नंबर 199 माइनस एटॉमिक नंबर विच इज 80, तो ये आ जाएगा 119। इलेक्ट्रॉन्स है 78 और न्यूट्रॉन्स है 119। क्लियर? आगे बढ़े। द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम 3 सल्फेट क्रिस्टल इज। अब ये जो पानी इस तरह से अटैच्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कल भी आई थिंक आया था ये क्वेश्चन इसी तरह का। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पार्ट ई कह रहा है एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर एक्वस आयोडीन एंड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो ये जो रिएक्शन है ना, अब जिन लोगों ने प्रोडिक्ट टेबल का ग्रुप 7 नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो उनको पता है।
हर जगह पे नहीं पढ़ा है मैंने अभी। नहीं, हाइड्रेटेड वाटर नेम गिवन टू द वाटर प्रेजेंट बोला है ना, तो सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट है। वाटर क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। सॉरी, एक था ना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स, तो ये जो पार्ट E1 में उसने रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस। इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन। हेलोजन हम कहते हैं ग्रुप 7 के मेटल्स को, सॉरी ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को, नॉन मेटल्स होते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजन। तो मोर रिएक्टिव halogens displaces less reactive halide ions। जैसे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स था ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, इसी तरह यहाँ पे मोर रिएक्टिव हेलोजन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हेलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हेलोजन। इनमें मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, इनमें डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मतलब इसमें मोस्ट रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन होगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो आयोडीन है। अगर अच्छा, मेटल जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन लेस मोर रिएक्टिव हेलोजन जो होता है ना वो रिड्यूस होता है। ये हम पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसको प्रॉब्लम होगी। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ ये समझ आए। अभी एक्वस ब्रोमीन का क्या मतलब है? Br2, उसको हमने डाला है पोटेशियम आयोडाइड में, KI में। अब ब्रोमीन जो है वो ग्रुप में, ग्रुप 7 में आयोडीन से ऊपर है, तो ब्रोमीन जो है वो मोर रिएक्टिव है और आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आइन है पोटेशियम आयोडाइड में, इसलिए इसको हम हैलाइड आइन कहते हैं। तो होगा क्या, ब्रोमीन जाके आयोडीन को हटाएगा तो उसकी जगह पे लग जाएगा, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और आयोडाइड आइन वो ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूस्ड होके, सॉरी ऑक्सीडाइज होके वो आयोडीन बना लेगा I2। तो ये तो इसका रिएक्शन होता है। और आयनिक इक्वेशन क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन था Br2 की फॉर्म में और आयोडीन था आयोडाइड आयन की फॉर्म में। वो कन्वर्ट हो गया किसमें? I2 में, और Br2 कन्वर्ट हो गया ब्रोमाइड आयन। और इक्वेशन को बैलेंस करने के राइट पे आयोडीन 2 है तो लेफ्ट पे 2 लगा देंगे, और Br2 लेफ्ट लेफ्ट पे Br2 है तो राइट पे 2Br लगा देंगे। दिस इज द आयनिक इक्वेशन। इसमें स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं? आयन हमेशा एक्वस होता है, कहीं भी लिखा हुआ। ब्रोमीन हमने पानी में डिसॉल्व करके डाली है, एक्वस ब्रोमीन। और जो आयोडीन बनेगा वो भी पानी में ही हो रहा है ना ये रिएक्शन, तो भी एक्वस आयोडीन बनेगा। सही है। अब जिन्होंने ग्रुप 7 नहीं पढ़ा है, अभी प्रोडक्ट टेबल का आखिरी वाला पार्ट है, आधा से ज्यादा प्रोडक्ट टेबल तो पढ़ लिया ना मेटल्स में। तो ग्रुप 7 में ये रिएक्शन और रहता होगा कुछ लोगों का, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो तब ये समझ आ जाएगी। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस व्हाई एक्वस आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड। तो आयोडीन क्यों नहीं रिएक्ट करता ब्रोमाइड के साथ? बिकॉज आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन। हाँ सैफुल्ला, डाउन द ग्रुप डेंसिटी और मास इंक्रीज होता है इनका। आगे बढ़े, पर आखिरी एक क्वेश्चन और रह गया, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। छोटा सा क्वेश्चन है, मोल्स है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया था। Zinc powder reacts with dilute hydrochloric acid. When 20 centimeter cube of dilute hydrochloric acid is added to excess zinc, the volume of hydrogen gas produced is 60 centimeter cube. Calculate the concentration in mole per decimeter cube of hydrochloric acid. देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपको इसके मोल्स और वॉल्यूम दोनों पता होने चाहिए। वॉल्यूम तो गिवन है लेकिन मोल्स नहीं पता ना,
मोल्स निकालने के लिए स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मैं इक्वेशन देखूं तो इसमें 1 मोल जिंक, तो एक्सेस में जिंक तो यूज करेंगे नहीं। अगर मैं एसिड को देखूं तो एसिड के 2 मोल HCl जो है, उससे हाइड्रोजन गैस के कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। लेकिन हाइड्रोजन गैस का तो वो वॉल्यूम दे रहे हैं ना, तो हम हाइड्रोजन गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो मैं 24,000 कर देता हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई। 2 मोल ऑफ HCl इज प्रोड्यूसिंग 24,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन गैस कितनी प्रोड्यूस हुई है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो HCl के मोल्स कितने होंगे वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। आ जाएगा 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 24,000। अब देखो तुम्हारे सामने ये इस पूरे पेपर में मोल्स का एक एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला आया था, जो कि बहुत ही आसान होता है, और अब जाके ये क्वेश्चन आया। दिस इज 0.005 मोल HCl। अब HCl के मोल्स आ गए, आपने क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। मोल्स है 0.005 और HCl का वॉल्यूम कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 24,000 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 60 सेंटीमीटर क्यूब यूज किया है। अगर आप 24 डेसीमीटर क्यूब लिख दो तो फिर 60 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लेना। अगर आप 24 डेसीमीटर क्यूब लिख रहे हो ना ऊपर, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब को भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड बाय 1000 कर देना। ठीक है। जिंक का वॉल्यूम नहीं है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम है। जिंक तो मेटल है, कहाँ से वॉल्यूम आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ लेना देना नहीं है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। रूम टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल द रिएक्शन इज रिपीटेड यूजिंग लार्ज पीसेस ऑफ जिंक इंस्टेड ऑफ जिंक पाउडर। ऑल अदर कंडीशन स्टेज द सेम। डिस्क्राइब हाउ द रेट चेंजेस। तो रेट डिक्रीज होगा जब लार्ज पीसेस यूज करोगे। क्यों? क्योंकि लार्ज पीसेस यूज करने से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स जो है इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज हो जाती है। और क्यों डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन? क्योंकि एरिया एक्सपोज डिक्रीज हो जाता है ना। तो एरिया ऑफ पार्टिकल्स या एक्सपोज्ड एरिया ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, so frequency of effective collision decreases. नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस की है। गिव द आयनिक इक्वेशन एट द कैथोड। देखो डाइल्यूट HCl है ना, तो इसमें H पॉजिटिव आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन होगा। पानी की वजह से भी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होगा। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कैटाइन जाता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज है। एक ही कैटाइन है इसमें H पॉजिटिव आयन, और उसकी इक्वेशन क्या होती है? 2H पॉजिटिव आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस। देखो जब साइज छोटा कर बड़ा करते हो ना,
बड़ा साइज होता है तो सरफेस एरिया कम होता है। एरिया डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है। सरफेस एरिया मतलब एरिया एक्सपोज डिक्रीज हो गया। पीसेस आपने छोटे छोटे करोगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और बड़े पीसेस में सरफेस एरिया छोटा होता है। बड़े पीस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, या सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जाके इसका लेक्चर देख लेना। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तुम देखोगे, 2 क्वेश्चन बने हैं उसके, तीन चार मार्क्स निकाले हैं उसने टोटल, और फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे 5 मार्क्स निकाले हैं, तो 9 मार्क्स तो इन 2 चैप्टर्स के हैं सिर्फ। अच्छा, जिंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन नीडेड फॉर रस्टिंग। तो रस्टिंग के लिए हमें वाटर चाहिए होता है और ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। Explain how zinc prevents iron from rusting by the method of sacrificial protection. Sacrificial protection में क्या होता है, जो more reactive metal होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है in place of less active metal. तो zinc जो है, zinc is more reactive than iron. So zinc oxidizes in preference to iron. Oxidizes या corrodes in preference to iron. Iron के बजाय वो रस्ट हो जाएगा। Give one example of the use of sacrificial protection. तो वो हम शिप्स पे यूज करते हैं। शिप्स का जो नीचे का पार्ट होता है ना, जिसको हल कहते हैं, तो शिप्स पे लगाते हैं। शिप्स हल्स हैव जिंक स्ट्रिप्स अटैच्ड। शिप जो बना हुआ होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। या फिर हम लोग अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मोर रिएक्टिव मेटल लगाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, और उसके साथ वायर कनेक्ट करके मैग्नीशियम मेटल लगा देते हैं जो कि मोर रिएक्टिव होता है अंडरग्राउंड पाइप्स की सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है भाई, पेपर खत्म हो गया हमारा।